हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और ये साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा लेक्चर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा। ठीक है, और सारा कुछ आपको अच्छे से समझाया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। फिर दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या दिया है ये भी देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। ठीक है, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। फिर चौथा जो पॉइंट है हमारा ये है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो यानी कि संबंध देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में। ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और भार में अंतर। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका एक ओपन लेक्चर होने वाला है। आपको हम अच्छे से समझाएंगे फिगर के थ्रू, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला जो है वो क्या है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है पहले हम देखिए, आपके लिए हमने क्या किया है, बहुत अच्छे कंटेंट तैयार किए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो ब्रह्मांड में यानी कि यूनिवर्स में जितने भी कुछ पिंड उपस्थित हैं, यानी यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और आकर्षित करता है तो उनके पिंडों के बीच बल लगता है ना। अगर आकर्षण करेगा तो एक प्रकार का बल ही होगा ना, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी घटना होती है, ठीक है, कि पिंड हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, उनके बीच बल है, ये पूरा जो घटना है इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदी में हम बोल देते हैं, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं तथा इस घटना को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उम्मीद है हमें आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का क्या नियम दिया है। तो इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने एक फिगर आपके लिए बना रखा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, न्यूटन्स जी ने क्या किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दो बॉडी ले ली, यानी कि दो पिंड ले लिए। एक पिंड का जो द्रव्यमान था, देखो पिंड क्या होता है, जो पिंड है वो आपका क्या है, मास होगा, उसमें होगा कि नहीं होगा, जो बॉडी होगी उसमें कुछ मास होगा ना। अभी आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि मास क्या होता है और फिर वेट क्या होता है। ठीक है, सारा कुछ आज क्लियर करेंगे। तो देखिए अगर हम कोई भी पिंड लेते हैं तो उसमें कुछ द्रव्यमान होता है ना। ठीक है, तो हमने इन्होंने क्या किया, न्यूटन्स जी ने क्या किया, इन्होंने दो पिंड लिया। ठीक है, एक पिंड का नाम रख दिया, एक पिंड का द्रव्यमान m1 था और एक पिंड का द्रव्यमान m2 था, अलग अलग द्रव्यमान के दोनों थे। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, तो जब देखा तो देखा कि इन दोनों पिंडों के बीच बल लग रहा है, और वो जो बल था वो गुरुत्वाकर्षण बल था। कौन सा बल था, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि आकर्षण बल था, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। तो इन्होंने निकाला क्या कि अगर दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, m1 और m2 हैं, तो इनके बीच बल लगेगा, यानी इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा। और एक बात और, ये जो दो पिंड होंगे वो दूरी पर होंगे, कुछ दूरी पर स्थित होंगे, तो वो उन्होंने ले लिया कि इनके बीच की दूरी जो होगी पिंडों की वो क्या हो जाएगी, r। ठीक है, क्या होगी, आर। आर क्या है, यहाँ डिस्टेंस से है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये था कि अगर दो पिंड ले लिया जाए m1 और m2, ठीक है, जिनके द्रव्यमान हो,
और उन पिंडों को r दूरी पर रखा जाए, ठीक है, तो उनके बीच एक बल लगता है, आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इन द्रव्यमानों के, दो द्रव्यमान है m1 m2, जो भी होगा जितने पिंड लेंगे हम, यहाँ दो की बात की गई है, तो इन द्रव्यमानों के गुणनफल यानी इनका प्रोडक्ट, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपात यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो फोर्स बीच का लगता है, आकर्षण बल लगता है, ये द्रव्यमानों के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ में ये जो दूरी होती है, इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि न्यूटन ने क्या कहा कि अगर दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, तब अगर उनको r दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच F फोर्स कार्य करेगा, और जो F फोर्स होगा वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये न्यूटन्स का नियम था। तो हमने यहाँ लिख रखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट क्या है कि जो F होगा वो m1 और m2 के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। और जो दूसरा है उन्होंने क्या कहा था कि जो आकर्षण बल होगा वो दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या प्राप्त होगा, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो प्राप्त होगा m1 m2, ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, ठीक है। यानी F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपान क्या हो जाएगा, r²। अगर हम इन दोनों फार्मूले को मिला देते हैं तब, जो उन्होंने नियम दिया था उसको मिला देते हैं तब। अच्छा, अब अगर हम ये साइन अगर हटाते हैं, ठीक है, ये जो साइन है अगर हम इसको हटाते हैं तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल लगेगा लेकिन क्या होगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। और उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया, जी, क्या नाम दिया गया, कैपिटल जी, ठीक है। यानी F = हो गया कैपिटल G m1 m2 अपान r²। अब ये एक कांस्टेंट है, क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को कहा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहा गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। और इसी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ हमने पॉइंट लिया था ना तीसरा, हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया, फॉर्मूला आ गया, हमने बता दिया कंप्लीट। अब तीसरी की बारी है, तो तीसरे में क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये कैपिटल जी होता है इसका मान पिंड की प्रकृति यानी कि बॉडी का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, मास कितना है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, साथ में उनके बीच की दूरियां क्या थी उस पर भी डिपेंड नहीं करता, यहाँ तक कि मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर, टाइम, किसी चीज़ पर ये कैपिटल जी का मान निर्भर नहीं करता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये सभी ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में प्रत्येक कण के लिए ये क्या होता है, समान होता है। इसलिए ही इसे क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, थर्ड पॉइंट भी हमारा समझ में आ गया होगा। अब कैपिटल जी की कुछ वैल्यू होती है, तो कैपिटल जी की क्या वैल्यू होती है, तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है, ये आपको लर्न करना है, जी = 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये जी का मात्रक होता है, पूछा जाता है जी का मात्रक बताइए, तो यही है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है। कैसे आता है इसके लिए आपको हम सेकेंड लेक्चर लेंगे तो बताएंगे, फॉर्मूले से ही आता है, ठीक है। अब देखिए
अब हम लोग चौथा पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो क्या था, रिलेशन बिटवीन। यहाँ देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, तो स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे आता है इसके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए पहली बात तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक फिगर बनाया गया है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या है, एक पिंड है, मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो यम है, ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर कोई पिंड रखा गया है जिसका द्रव्यमान, यहाँ पर कोई और बॉडी रखी गई जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। और इस कैपिटल यम और स्मॉल यम के जो बीच का डिस्टेंस है वो आर है और वो पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, होता है ना कि दो पिंड लें, तो दो पिंड कैसे, एक पृथ्वी है एक कोई पिंड है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल यम है और जो पिंड है उसका द्रव्यमान स्मॉल यम है। अब ये कुछ दूरी पर स्थित होंगे ना, तो हमने ले लिया पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उतनी ही दूरी है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब यहाँ लगेगा न्यूटन का ला, लगेगा कि नहीं लगेगा। न्यूटन क्या करता है, अगर दो पिंड हैं और उनके बीच की दूरी आर है तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो द्रव्यमानों का जो गुणनफल होगा वो एम और यम होगा ना, क्योंकि एक का तो यम है और एक पिंड का यम है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल यम और स्मॉल यम हो जाएगा। ठीक है, साथ में कांस्टेंट भी आएगा जी। और अभी क्या, अभी त्रिज्या आर थी ना, दोनों का डिस्टेंस स्मॉल आर था ना, लेकिन यहाँ जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये संबंध है नहीं, यहाँ हमने देखिए इसीलिए एक स्पेस रखा है, ये संबंध है नहीं, ये तो यफ का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, यफ का मान जब आ गया तो हमें निकालना है कैपिटल यम और स्मॉल यम में रिलेशन निकालना है ना। तो देखो अगर हम यफ की बात करें तो यफ इज इक्वल टू होता है यम में, ये आपको गति के नियम में ही बताया गया है, लेकिन वहाँ त्वरण था तो वो दूसरा त्वरण था, यहाँ आपका गुरुत्वीय त्वरण रहेगा तो यम ए के बजाय यम जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम जी हो जाएगा। ठीक, यानी यफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम जी। ठीक, यम जी हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें पहले वाले में, तो ये हो जाएगा यम जी इज इक्वल टू स्मॉल यम एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस कम है, एफ इज इक्वल टू क्या है, एम जी है ना, तो यहाँ देखिए रखते हैं एफ इज इक्वल टू यम जी, तो ये हो जाएगा यम जी यहाँ रख दिया और बराबर ये जी तो रहेगा ही और साथ में ये कैपिटल यम स्मॉल यम और अपान में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें जब हम इसको पक्षांतर करेंगे और काटेंगे, जैसे ये स्मॉल यम से कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी बराबर बन जाएगा जी यम, कैपिटल एम बचा हुआ है और अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और यही क्या होता है कि आपका स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यहाँ देखिए हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है ये सीखते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, ठीक है, वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। ठीक, यानी किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आखिर वो वस्तु किसी न किसी चीज़ से मिलकर ही बना हुआ है ना, तो जो पदार्थ की मात्रा हो जाती है कुल, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, भार क्या होता है, तो भार क्या होता है, जब पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर जिस बल से आकर्षित, जैसे ये पृथ्वी है, किसी वस्तु को क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है ना, तो जब आकर्षित करेगी तो ये किसी बल से आकर्षित करेगी ना, तो जिस बल से किसी वस्तु को ये आकर्षित करती है वही जो बल होता है वो वस्तु का भार होता है।
ठीक है, वो गुरुत्व बल के बराबर होता है, तो वो क्या हो जाता है, वस्तु का भार होता है। ठीक, और भार बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ना mg, होता है कि नहीं होता है। तो भार बराबर क्या होता है, F बराबर होता है जब mg, तो F ही आपका गुरुत्व बल है यानी भार है। तो ये हो जाएगा, भार को W से डिनोट करते हैं, तो W बराबर हो जाएगा mg। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, और जो क्या है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह जो बल होता है क्या होता है, वो आपका भार होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश। तो देखिए, द्रव्यमान में केवल और केवल परिमाण होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि, यानी कि द्रव्यमान आपकी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और भार में क्या, परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए ये सदिश राशि हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं मात्रक की। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, किग्रा। ठीक है, और जो भार का मात्रक होता है तो ये F के बराबर होता है ना भार, तो इसलिए F का न्यूटन होता है SI मात्रक, तो भार का भी SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्मॉल g की वैल्यू होती है ना, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ये होता है 9.8। ठीक है, और स्मॉल g का मान बदलता रहता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नहीं कहते हैं, केवल कैपिटल G को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर भी लिख रखा है आपके लिए कि मास और वेट, मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है और वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए न्यूटन होता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है।